हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वाक्य रचना। वाक्य भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। चलो कुछ वाक्य देखते हैं। देखें, यहाँ देखते हैं हम कि राधा कपड़े धो रही है। राधा करता है इसलिए कर्तृवाच्य है। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए ये प्रश्नार्थक वाक्य है। राधा, श्याम, मोहन थे। यहाँ सिर्फ कर्ता तो है लेकिन बाकी कर्म या क्रिया पूर्ण रूप से नहीं बताने के कारण ये वाक्य अधूरा है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों में के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, आगे का वाक्य है राजेश खाना खा रहा है। आज से सीता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वाक्य में कहीं कुछ कमी है। ठीक है, तो ये सब बातें हम आज जानते हैं कि कैसे वाक्य होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखते हैं राजस्थान, और यहाँ पर फिर हम बहुत दूर आगे लिखेंगे कि राजधानी जयपुर है। तो इस तरह से अगर एक वाक्य को पूरा करते वक्त उसकी बाकी की बातें बहुत दूर लिखने से निकटता नहीं होने के कारण ये वाक्य उचित नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार वाक्य में भी हम देखते हैं कि कई प्रकार के नियम होना आवश्यक है। आगे का वाक्य है मैं जब साराव गया। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जप साराव इसका कोई अर्थ नहीं है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो ऐसे निरर्थक वाक्य का प्रयोग करने से वाक्य सार्थक नहीं बनता है। ठीक है, ये भी हम जानेंगे। जैसे मैं प्रतिदिन उठती प्रातः 5 बजे। अब बताओ, यहाँ शब्दों का क्रम उचित नहीं होने के कारण ये भी वाक्य सही नहीं है। तो यहाँ वाक्य में ये भी एक गुण होना चाहिए कि सभी शब्दों का क्रम भी उचित प्रकार से होना चाहिए, है ना। श्याम आज जयपुर जाएगा, राम नहीं जाएगा। तो ये तो हमारा वाक्य सरल वाक्य है ना। और राम नहीं जाएगा, ये नहीं आने के कारण निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ लेकिन राम बाजार गया है। तो यहाँ एक वाक्य मैं घर पर ही हूँ और दूसरा वाक्य राम बाजार गया है। इन दो वाक्यों को लेकिन संयोजक से जोड़ा गया है। तो ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य, है ना। सीता मेरी बहन है जो जयपुर में रहती है। यहाँ सीता मेरी बहन मुख्य वाक्य है और ये जयपुर में रहती है ये उपवाक्य है, इसलिए ये हो गया मिश्र वाक्य। तो हुए ना कई प्रकार के अलग अलग वाक्य। तो चलो आज हम इन्हीं अलग अलग प्रकार के वाक्यों के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही तो प्रश्न आता है कि ये वाक्य कौन सा है, इसमें क्या संयोजक है ना। तो चलो तैयार हो जाओ, सीखते हैं आज। तो वाक्य रचना के अंतर्गत आज हम सीखेंगे एक तो वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व या गुण और वाक्य के भेद। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा क्या होती है। देखो, कोई वाक्य होता है तो उसमें कुछ अर्थ तो होता ही है। ठीक है, और अर्थ कब बनता है? जब कुछ ऐसे शब्द हो उसके अंदर कि जिसका भी कुछ अर्थ हो, है ना। बिना अर्थ के शब्दों से क्या वाक्य सही बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो यही बात इसमें कही गई है कि पूर्ण अर्थ, ठीक है, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले, पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले, याद रहा ना, एवं विशेष क्रम से संयोजित। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब वाक्य के भी अंग बनाए गए हैं कि भाई अंग है तो एग्ज़ाम में पूछा जाए कितने अंग हैं, तो आप क्या कहोगे? 2 अंग हैं। कौन कौन से? तो एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। आ गया ना आपको? कितना सरल है। तो अगर प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि वाक्य के अंग कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 2 अंग है। कौन कौन से? तो एक है उद्देश्य और एक है विधेय। समझ गए ना? चलो आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि ये उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। जैसे एक वाक्य हम देखें कि
रमा खाना खा रही है। ठीक है, तो रमा यहाँ पर कर्ता कौन है? तो आप कहोगे रमा कर्ता है। ठीक है ना, तो इस रमा को ही तो हम उद्देश्य कहेंगे, है ना। रमा क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, और वो क्या कर रही है? खाना खा रही है, तो ये खाना खा रही है ही विधेय है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं कि उद्देश्य किसको कहते हैं? कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यहाँ कौन से व्यक्ति के बारे में कहा गया है? रमा के बारे में। ठीक है ना, तो इस वाक्य में रमा के विषय में खाना खा रही है बात कही गई है, इसलिए ये रमा उद्देश्य है। अब समझ गए ना, उद्देश्य कौन होता है? जो व्यक्ति करता होता है वो। ठीक है, समझ गए। और विधेय किसको कहेंगे? विधेय कहेंगे उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमा खाना खा रही है, तो इस वाक्य में खाना खा रही है विधेय है। अब बताओ, तुम पढ़ रहे हो, इस वाक्य में तुम क्या हो गया? उद्देश्य, और पढ़ रहे हो क्या हो गया? विधेय। अगर मैंने वाक्य कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गया? उद्देश्य, और पढ़ा रही हूँ क्या हुआ? विधेय। समझ गए ना? ऐसे ही तो है। चलो आगे देखते हैं। देखें, तो आपने इस प्रकार देख लिया कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा, अभी पहले कुछ वाक्य देखे थे वीडियो की शुरुआत में, ये कुछ वाक्यों में कुछ कमियां थी, है ना। उस कमियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको हम कहेंगे वाक्य के तत्व या गुण। ठीक है, वाक्य के तत्व अगर एग्ज़ाम में पूछे जाए कि वाक्य के कितने तत्व या कितने गुण हैं, तो आप कहोगे 6। कितने? 6। पहला क्या होती है? आकांक्षा। अब भाई ये आकांक्षा क्या है? जैसे हम एक वाक्य पहले देखते हैं। देखो, राधा सीता गीता थी। अब कोई कहेंगे हाँ भाई थी, पर क्या क्या कर रही थी, या उसके बारे में क्या कह रहे हो? ऐसे हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इस वाक्य में अर्थ की पूर्ति नहीं हो रही है। ठीक है ना, इस वाक्य में अन्य पद को सुनने की हमारी जो आकांक्षा है, यानी कि जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए यह वाक्य क्या है? दोषपूर्ण है। परंतु अगर कहा जाए कि राधा सीता गीता तीनों ही विद्यालय में उपस्थित थी, तो समझ में आया ना वाक्य। हाँ, तो यहाँ वाक्य में भाव की पूर्ति होने पर आकांक्षा पूर्ण हो रही है, ऐसा वाक्य कहा जा सकता है। ठीक है, तो वाक्य का पहला गुण कौन सा होता है? आकांक्षा। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए एग्ज़ाम में कि वाक्य के तत्व, उसमें पहला क्या तत्व है या गुण है, तो पहला कौन सा है? आकांक्षा। समझ गए ना? दूसरा देखते हैं क्या है। जैसे एक वाक्य है हमारा, राधा पानी खा रही है। अब बताओ, पानी कोई खाया जाता है ना? गलत बात है ना। तो यहाँ पानी खाने की बात कही गई है, जो कि योग्य नहीं लग रही है, परंतु पी रही है ऐसा कहने पर वाक्य उचित लगता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि वाक्य में शब्दों अर्थात पदों का प्रयोग अर्थ के अनुसार होना योग्यता कहलाता है। ठीक है ना भाई, अगर पानी है तो पीना होना चाहिए, यानी कि शब्दों का प्रयोग भी कैसे होना चाहिए? उसके अर्थ के अनुसार होना चाहिए। खाना है तो खा रही चलता है, लेकिन पानी है तो पी रही होना चाहिए। तो हमारे वाक्य के गुण में दूसरी बात हुई है कि वाक्य में पदों का प्रयोग अर्थ के अनुसार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अर्थ के अनुसार होना, इसको कहेंगे योग्यता तत्व माना जाएंगे। ठीक है, आगे वाक्य का गुण, तीसरा गुण क्या है? तो एक वाक्य है कि जैसे मैं तुमको एक कागज़ में लिख के दूं कि मैं आज, और उसके आगे की बात कुछ लिखूँ ही नहीं, और 2-3 पेज छोड़ के लिखूँगी होमवर्क चेक करूँगी, तो तुम्हें उस बात को समझने में कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? है ना। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि वाक्य में
शब्दों को बोलने अथवा लिखते समय उनमें निकटता होना आवश्यक है ना। जैसे मैंने लिखा राम, और मैं 2-3 लाइन छोड़ के लिखूंगी जयपुर जा रहा है, तो समझ में आएगी बात? नहीं आएगी ना। इसलिए कहते हैं कि यदि एक शब्द सुबह कहा जाए, है ना, मैंने सुबह तुमको कह दिया और उसको बात को पूरी नहीं करूं और बाद में 2 घंटे बाद कोई बात कहूँगी, है ना, और उससे संबंधित अन्य शब्द 2 घंटे बाद कहा जाए, तो उनमें निकटता नहीं होने के कारण यह वाक्य रचना उचित नहीं है। तो हमारा और गुण क्या हुआ? आसक्ति। क्या हुआ? आसक्ति। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस कारण वाक्य रचना में शब्दों में निकटता होना ही क्या कहलाती है? आसक्ति कहलाती है। ठीक है। आगे चौथा गुण है, वाक्य के अंतर्गत चौथा गुण क्या होता है? चौथा गुण है सार्थकता। ठीक है। तो यहाँ है भारत मेरा देश है। ठीक है। तो यहाँ भारत देश का नाम है, ये मेरा देश है, तो सभी यहाँ शब्द सार्थक है, इसलिए हमें वाक्य समझ में आ रहा है। ठीक है। इसीलिए कहा है कि सार्थक शब्दों के कारण ही वाक्य सार्थक होता है। निरर्थक शब्दों की वाक्य रचना में कोई उपयोगिता नहीं होती है ना। तो इस वाक्य में सभी वाक्य सार्थक होने के कारण वाक्य में सार्थकता देखी जा सकती है। तो वाक्य का चौथा गुण हो गया सार्थकता। आगे देखते हैं पांचवा है अन्वय। ठीक है। क्या है? अन्वय। अब देखो ये अन्वय क्या है। जैसे एक वाक्य है, मेरा जोधपुर है में घर। यहाँ शब्दों को उचित क्रम से नहीं रखा है ना। अगर इसी जगह ऐसा लिखा हो कि मेरा घर जोधपुर में है, तब सही लगेगा ना। तो इसी बात को हम कहेंगे अन्वय। तो देखो समझते हैं कि वाक्य में पदों को उचित क्रम से रखने को अन्वय कहते हैं। हो गया ना? पांचवा गुण समझ गए ना। ठीक है। यहाँ जैसे ये यहाँ जो वाक्य है, ये मेरा जोधपुर है में घर, तो यहाँ पदों का क्रम अन्वय के अनुरूप नहीं है। क्या नहीं है? अन्वय के अनुरूप नहीं है। इस कारण अर्थ की प्रतीति में भ्रम हो रहा है। सही है ना? अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, परंतु सही वाक्य क्या है? मेरा घर जोधपुर में है। तो हिंदी में वाक्य रचना के अंतर्गत कर्ता, कर्म, संबंध, क्रिया आदि का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार भी तो कारक और क्रिया का प्रयोग होता है ना। जैसे मैं कहूँ कि मेरा घर लेकिन मेरी बकरी, तो यहाँ मेरा घर पुल्लिंग है इसलिए मेरा कहा, लेकिन मेरी बकरी स्त्रीलिंग है इसलिए मेरी हो गया। तो यहाँ पर हुआ ना कि कर्ता और कर्म आपस में कारक कैसे यूज करना है, ये भी तो हमें देखना होता है ना। ठीक है। तो वाक्य में यही बातें ध्यान रखनी होती है। आगे देखते हैं पदक्रम। छठा गुण है पदक्रम। देखो पदक्रम कैसे कहेंगे कि जैसे वह आज जाता जोधपुर है। सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। हमें लिखना चाहिए वह आज जोधपुर जाता है। ठीक है। तब तो वाक्य सही लग रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वाक्य में आए पद व्याकरण के अनुसार निश्चित क्रम में होने चाहिए। शब्दों को उनके अर्थ और कारक आदि के संबंध में ध्यान में रखकर यथास्थान प्रयुक्त करने से वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। कहने का मतलब समझे कि भाई हर शब्द को निश्चित क्रम में ही होना चाहिए। अगर वो निश्चित क्रम में नहीं होता है और उसका कारक का प्रयोग उनके अर्थ के अनुसार नहीं होता है, तो वाक्य समझ में नहीं आता है। तो यहाँ इस वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं होने के कारण वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्य का अर्थ समझने के लिए पद क्रम होना, सही होना अति आवश्यक है। तो समझ गए ना पद क्रम क्या होता है। ठीक है।
तो इस प्रकार आपने वाक्य के तो गुण सारे देख लिए, ठीक है। अब वाक्य के भेद देखते हैं। तो भेद भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया के आधार पर, ठीक है, क्रिया के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के भेद अलग होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कौन से हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं राम फल खा रहा है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, फल खा रहा है। तो कौन क्रिया कर रहा है, राम, तो यहाँ करता है, इसलिए इस वाक्य को हम क्या कहेंगे कि कर्तृवाच्य। अभी मैंने कहा था ना तुम पढ़ रहे हो, तो ये वाक्य कैसा हो गया, कर्तृवाच्य। क्यों, क्योंकि तुम करता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि कर्मवाच्य किसको कहेंगे। कर्मवाच्य में देखो राम से फल खाया जा रहा है, यहाँ पर फल के ऊपर जोर दिया गया है ना, तो इसलिए इस वाक्य को कहेंगे कर्मवाच्य। जैसे मैं कहूँ तुमसे हिंदी पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर हिंदी पर जोर आने के कारण कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। तीसरा प्रकार देखते हैं भाववाच्य। अब मैं कहूँ कि भाई आज मेरे से तो कोई काम नहीं होगा, तो ये मेरी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है ना। उसी प्रकार जैसे राम से फल खाया जाता है ना, तो उसके भाव बता रहे हैं, इसलिए इस वाक्य को कहेंगे भाववाच्य, ठीक है। तो वाक्य को अगर हम कहें कि क्रिया की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से कितने भेद है, तो आप एग्ज़ाम में देखो ध्यान रखोगे कि क्रिया की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से कितने भेद है, तो आप कहोगे 3 भेद है। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। समझ गए ना। आगे देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कौन से होते हैं। ये तो एकदम आसान है। जैसे एक वाक्य देखो, बालक फल खाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है वाक्य, हाँ क्या है, बालक है और फल खा रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ गए ना। तो जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधि वाक्य कहते हैं, समझ गए। तो पहला अर्थ की दृष्टि से वाक्य हो गया विधानार्थक या विधि वाक्य, ठीक है। दूसरा वाक्य का प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। देखो यहाँ देखते हैं, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ नहीं का प्रयोग देख रहे हो आप, नहीं मतलब निषेध। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस वाक्य में किसी बात का निषेध देखा जा सकता है, अर्थात जिस वाक्य द्वारा किसी अभाव या निषेध सूचित होता हो वह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। समझ गए ना। जैसे तुमने कहा कि मैं तो खेलने नहीं जा रहा, तो यहाँ नहीं आया, तो वाक्य क्या हो गया, निषेधार्थक हो गया। अगर आपने कहा मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा, तो नहीं क्या हुआ, निषेधार्थक वाक्य हो गया ना, समझ गए ना। तो इस प्रकार जहाँ निषेध हो, अभाव हो, वहाँ पर हम कहेंगे निषेधार्थक वाक्य, ठीक है। तीसरा प्रकार देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। तीसरा प्रकार जैसे यहाँ कहो कि तुम हमेशा बहुत मेहनत करते रहो, ठीक है। तो इस वाक्य में आज्ञा सूचित हो रही है। क्या सूचित हो रही है, आज्ञा, कि भाई गुरुजी ने कहा तुम तो हमेशा बहुत मेहनत करते रहो, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य से आज्ञा, विनती या उपदेश सूचित होता हो वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। समझ गए ना। क्या होना चाहिए, आज्ञा, विनती या उपदेश सूचित होता हो उसको क्या कहेंगे, आज्ञार्थक वाक्य। समझ गए ना। तो ये हमारा हुआ तीसरा भेद। आगे चौथा देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है, प्रश्नार्थक। क्या होता है, प्रश्नार्थक। देखो प्रश्नार्थक वाक्य में क्या होता है, तुम खाना कब खाओगे, प्रश्न पूछा ना हमने, बस
तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहे गए। समझ गए ना? तो आगे का प्रकार देखते हैं। अरे ये क्या, तुम तो कल आने वाले थे। यहाँ आश्चर्य हुआ ना। तो जिस वाक्य से आश्चर्य, विस्मय, संदेह आदि भाव प्रकट होते हैं वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक। अब देखो, जैसे तुम्हारा, जैसे एक वाक्य है कि तुम्हारा भला हो। हमारा वाक्य क्या है? तुम्हारा भला हो। ठीक है। तो यहाँ हमारी इच्छा दिख रही है। क्या दिख रही है? इच्छा। तो जिस वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद सूचित हो वह इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? इच्छा बोधक। अब आगे देखते हैं। शायद आज बारिश आएगी। शायद। तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो वह संदेह सूचक वाक्य कहलाता है ना? तो संदेह सूचक वाक्य किसको कहेंगे? जहाँ कुछ संदेह या संभावना, शायद आज बारिश आएगी। तो देखे ना कई प्रकार के वाक्य। अब देखो आगे वाला देखते हैं। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं कि यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, है ना? तो जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो उसको कहेंगे संकेतार्थक वाक्य, है ना? शर्त लिखे ना कि यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो जिसमें ऐसी शर्त हो, संकेत हो, उसको हम कहेंगे संकेतार्थक वाक्य। समझ गए ना? आगे देखते हैं। हमारा मुख्य भाग तो ये है। देखो, हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के तो प्रश्न, इस तरह के तो वाक्य आते ही आते हैं। ठीक है। देखो कैसे है। तो इसमें है रचना। क्या है? रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। ये हमारे मुख्य है। ठीक है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है अगर ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो हम क्या कहेंगे? 3 भेद हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से भेद है? तो हम कहेंगे सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। समझ गए ना? तो रचना की दृष्टि से कितने भेद है? 3। सरल, संयुक्त, मिश्र। ये याद रखना है। ठीक है। चलो अब इनको समझते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा हमने कि सीता, गीता और बबीता पढ़ एवं लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य है वह घर जा रहा है। देखो इन वाक्यों में क्या कह रहे हैं कि सीता, गीता और बबीता, ये तीनों, ये देखो ये और ये तीनों। ठीक है। ये हमने आगे सीखा था। क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। और पढ़, लिख और घर जा रहे हैं। ये देखो यहाँ ये पीछे है ना, घर जा रहा है, यहाँ पढ़ और लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये है विधेय, है ना? तो देखो इनको समझते हैं कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, ये देखो यहाँ एक उद्देश्य आया हमारा। ठीक है। और एक ही विधेय, यानी ये एक विधेय आ गया, घर जा रहा है आया। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, ये देखो एक ही उद्देश्य और ये एक ही विधेय, है ना, होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो आप एग्ज़ाम में ध्यान रखना, इस प्रकार वाक्य हो तो हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। ठीक है। अब देखो दूसरी बात भी इसमें हो सकती है। जैसे ये क्या कह रहे हैं, किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो। ये देखो हमारे इस वाक्य में सीता, गीता और बबीता, ये एक से अधिक कर्ता हो गई ना।
तथा उनकी क्रिया समान हो। ये इनकी क्रिया समान है ना, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, पढ़ और लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस वाक्य को भी हम साधारण या सरल वाक्य ही मानते हैं। समझ में कि एक ही उद्देश्य की जगह उद्देश्य ज़्यादा हो लेकिन वो सभी एक ही क्रिया कर रहे हो, तब हम उसको भी सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। आगे दूसरा प्रकार है सबसे इम्पोर्टेंट, संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त वाक्य कैसे बनता है। जैसे यहाँ लिखा है राधा पढ़ रही है, एक वाक्य है। दूसरा सीता सो रही है, वाक्य दो है, लेकिन उन दोनों को किससे जोड़ा गया है? परंतु से। दूसरा ये देखो कि श्याम खेलने गया, राम नहीं गया, इन दोनों को कैसे जोड़ा है? और से, है ना। तो यहाँ पर ये परंतु, ये और, ये दोनों संयोजक है। क्या है? संयोजक। तो अब हम समझते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण, ये देखो ये एक वाक्य और ये दूसरा वाक्य, तो क्या आया? एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हो, वे किसी संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय क्या था? परंतु और, है ना। जैसे कि किंतु, परंतु, बल्कि, और, अथवा, तथा आदि के द्वारा जुड़े हो, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ कहने का मतलब समझ गया कि जब कोई दो वाक्य हो, ठीक है, और दोनों में उन दोनों को किंतु से, परंतु से, बल्कि से, और, अथवा, तथा ऐसे संयोजक से जोड़ा जाता है, तब उनको हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। तो चलो आगे हमारा अंतिम और तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। देखो जैसे निशा राजेश की बड़ी बहन है, ये एक वाक्य हो गया। उसी से संबंधित दूसरा वाक्य आ रहा है, जो जोधपुर रहती है। देखो इसमें क्या लग रहा है कि इस वाक्य में निशा राजेश की बड़ी बहन, ये प्रधान उपवाक्य है। क्या कहेंगे? प्रधान, यानी कि मुख्य। ठीक है। जो जोधपुर रहती है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया है ना, इस वाक्य के आधार पर है, इसलिए उसको हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस वाक्य में मुख्य वाक्य और उस मुख्य उपवाक्य के आश्रित एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है। इसकी जगह देखो, हमने जो ये वाक्य देखा कि निशा, क्या देखा था? निशा राजेश की बड़ी बहन है, जो जोधपुर में रहती है, जो कल हमें वहाँ बाज़ार में मिली थी, हम उसी के बारे में तो कह रहे हैं। तो इस तरह से उपवाक्य तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। तो उसको हम कहेंगे मिश्र वाक्य। तो समझ गए ना वाक्य के भेद। चलो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलो तो चलो जल्दी से रिवीजन हो जाए। वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है वाक्य की परिभाषा। ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? कहोगे 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। फिर कहते हैं उद्देश्य किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे कि जो करता है ना, यहाँ रमा उद्देश्य है, ये रमा। ठीक है। रमा खाना खा रही है, तो यहाँ रमा है वो उद्देश्य है, और खाना खा रही है, ये खाना खा रही है, ये है विधेय। समझ गए? तो ये उद्देश्य और विधेय कैसे होता है ये भी आप समझ गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं कि
वाक्य के तत्व या गुण क्या है? तो पहला गुण है आकांक्षा, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब एक शब्द सुनने के बाद दूसरे शब्द के द्वारा जब वाक्य पूरा होता है तभी आकांक्षा पूरी होती है। तो पहला गुण हो गया आकांक्षा। ठीक है, आगे की बात करें, दूसरा गुण है योग्यता। दूसरा गुण है योग्यता। ठीक है, दूसरा गुण है योग्यता। तीसरा गुण है आसक्ति। चौथा यादें क्या है? सार्थकता। ठीक है, और पांचवा है अन्वय। अन्वय मतलब सभी शब्दों को उचित क्रम में रखना। फिर है पदक्रम। छठा है पदक्रम। और अब वाक्य के भेद देखते हैं। तो क्रिया की दृष्टि से 3 भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, पहला है विधानार्थक या विधि वाक्य, जिसमें किसी बात का होना पाया जाता है। निषेधार्थक वाक्य, जिसमें निषेध देखा जा सकता है। आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा या विनती देखी जा सकती है। प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, पांचवा है विस्मय, संदेह आदि का भाव प्रकट होता है, वो विस्मय आदि बोधक कहलाता है। और इच्छा या आशीर्वाद सूचित होता है, उसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जहाँ संदेह संभावना प्रकट होती हो वहाँ संदेह सूचक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, और जहाँ शर्त या संकेत हो वहाँ पर संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अगर कर्ता ज़्यादा हो तो वो सभी समान क्रिया करते हैं, तब हम उसको भी सरल वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक संयोजक अव्यय होता है, उसके द्वारा 2 साधारण वाक्य जुड़े हुए होते हैं। और मिश्र वाक्य वो होता है जहाँ एक मुख्य वाक्य पर आश्रित एक से अधिक उपवाक्य भी होते हैं, तब उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। हो गया ना तैयार? चलो, समझ में आ गया? ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना? तो एग्ज़ाम के लिए आपका ये व्याकरण का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है।